हायर दिस इज ऑल अबाउट मी, यहाँ पर आप मेरे बारे में जान सकते हैं। और मैं ऑलरेडी सोशल वर्क को पढ़ाता हूँ। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। और दिस इज द मोबाइल नंबर। कोई भी आपको क्वेरी है, कोई डाउट है रिगार्डिंग सोशल वर्क यूजीसी नेट सब्जेक्ट, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, इसी मेल कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर सभी नोटिफिकेशन, वीडियो लिंक, नोट्स, वट जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ वो इस टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं शेयर कर देता हूँ। आप इस बारकोड को स्कैन कर लीजिए और आप इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एंड बिफोर बिगिन दिस इज द कोर्स, दीज आर द कोर्सेस। जो लोग, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्सेज को, आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स है। Okay. Okay. So we have discussed 30 question in the last class. और उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31, 1 सेकेंड। ओके, क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। सोशल कैपिटल इज अ सेट ऑफ व्हाट इज दैट इज शेयर वैल्यू, शेयर रिसोर्सेज, सैलरी एक्सपीरियंस, शेयर नेटवर्क क्या है? दैट इज इफेक्टिवली अचीव अ कॉमन पर्पस दैट अलाउ इंडिविजुअल्स टू वर्क टुगेदर इन अ ग्रुप। सर लास्ट के 10 क्वेश्चन पैसेज हर बार आते हैं क्या? हाँ, हर बार आते हैं एग्जाम में, वो पैटर्न है, उसमें क्वेश्चन आना ही आना है। ओके, तो क्वेश्चन वो आएंगे और आपको सॉल्व करने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर दीजिए। क्या होता है सोशल कैपिटल? इज अ सेट ऑफ, सोशल कैपिटल के बारे में हम डिस्कस किए थे। सोशल कैपिटल का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज सोशल कैपिटल? सो ओके, बॉन्ड इन द कम्युनिटी, वैल्यू सोसाइटी की, कम्युनिटी सोसाइटी की जो एक क्लोजनेस होती है, टुगेदरनेस, वी फीलिंग्स, जिसके माध्यम से सोसाइटी बनती है, जुड़ती है, वो सभी के सभी हमारा सोशल कैपिटल में आता है। ओके, बॉन्ड इन द कम्युनिटी and is a set of what that is shared resource, shared values, shared experience and shared network. Okay, so this is the set of share value. Okay, यहाँ पर आएगा आपका शेयर वैल्यू। शेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो कम्युनिटी के अंदर लोग हैं, ओके, बिकॉज ऑफ द सोसाइटी वैल्यूज, उसी की वजह से लोग जो है साथ में मिलकर के काम करते हैं, एक कॉमन पर्पज के लिए काम करते हैं कि कैसे कॉमन पर्पज को अचीव किया जाएगा। ओके, एक सोसाइटी के अंदर हार्मनी रहती है, लोग साथ में मिलकर के काम करते हैं, साथ में रहते हैं। सो दैट इज द वैल्यू विच पीपल शेयर इन द कम्युनिटी, इन द सोसाइटी। सो बी आंसर विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, इसको पढ़िए, इसका आंसर दीजिए। हाउ मेनी डिसेबिलिटीज आर लिस्टेड अंडर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016? ओके, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का फुल फॉर्म क्या है, कोई बताएगा? एनीबॉडी? 21, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ओके, ओके, इस एक्ट, जो एक्ट है, इसमें पहले कितनी डिसेबिलिटी थी जो कि बाद में चेंज करके या बड़ा करके उसको एक्सपेंड कर दिया गया था? 21। सो व्हाट वर द नंबर ऑफ डिसेबिलिटी विच इज लिस्टेड इन दिस एक्ट अर्लियर? दीज आर द एक्सपेंडेड ना, ये कुछ बढ़ा दिए गए थे। एनीबॉडी? हाउ मेनी डिसेबिलिटी लिस्टेड अर्लियर इन दिस एक्ट? हाँ, शुरुआत में अगर हम बात करें, शुरुआत 7 से थी, 7 से फिर अभी लास्ट में आपके टोटल 21 हो गए हैं। ओके, जैसे कि एसिड अटैक है उसको भी ऐड कर दिया गया है इसमें, स्पीच या लैंग्वेज डिसेबिलिटी है तो उन सबको ऐड कर दिया गया है। ओके, बाद में आपका टोटल 21 हो गया है। सो डी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड द ऑड टर्म्स आउट विथ रिगार्ड टू द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग को लेकर के जो है
कौन सा टर्म यहाँ पर जो है वो अलग है, ऑड है? जॉब रोटेशन, अप्रेंटिसशिप, अंडर स्टडी और जॉब स्पेसिफिकेशन। बताइए। 33 का डी, 33 का बी, कौन सा होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। क्यों? ओके। देखिए, दो टाइप के मेथड होते हैं ट्रेनिंग के। एक तो होता है आपका वन टाइम, ओके, वन ऑन द जॉब, जॉब पर, जॉब के दौरान जो ट्रेनिंग होती है, ओके। और दूसरा मेथड होता है आपका, इसके अंदर आप क्या आ जाएंगे, ऑफ टाइम, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब में जैसे कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करना, ओके, वर्चुअल ट्रेनिंग अटेंड करना, ये सभी लेक्चर अटेंड करना, वो आपके ऑफ द जॉब कहलाते हैं। और ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आपके कौन कौन से आते हैं? इनमें से आपको एक जो है नहीं होगा। कौन सा है? कुछ लोग ऑप्शन सी आ रहा है, अंडर स्टडी नहीं, अंडर स्टडी इसका पार्ट है, ओके। ऑन द जॉब आता है जैसे कोचिंग, कोचिंग प्रोवाइड कराना, जॉब रोटेशन, ओके, या जो यहाँ पर लिखा है अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब होता है स्किल प्रोवाइड कराना, ओके। अंडर स्टडी, अंडर स्टडी का मतलब होता है कि जैसे जो जो लीडर होगा, जो सीनियर होगा, उसके अंडर जूनियर काम करेंगे, वर्क करेंगे, सीखने के लिए, समझने के लिए अपनी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उसको हम बोलते हैं अंडर स्टडी। तो ये भी इसका पार्ट होगा। अप्रेंटिस होगा, जॉब रोटेशन भी होगा। जॉब रोटेशन क्यों करते हैं? ताकि डिफरेंट स्किल्स लर्न करें लोग जो है, और रैपोर्ट बिल्डिंग हो, और भी जो कलीग्स हैं उनके साथ एक दूसरे को जाने समझे, इसलिए जॉब रोटेशन किया जाता है, और डिफरेंट स्किल्स लर्न करने के लिए, ओके। तो डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलता है, बिल्कुल। तो जॉब रोटेशन अप्रेंटिस मतलब होता है स्किल प्रोवाइड कराना। अंडर स्टडी का मतलब होता है कि जो सीनियर होते हैं उनके अंडर जो सबॉर्डिनेट होते हैं वो काम करते हैं, वर्क करते हैं, ओके, जस्ट टू लर्न देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल इन द फ्यूचर, उसको बोलते हैं अंडर स्टडी। सो दीज आर द थ्री पार्ट ऑफ दिस वन ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो आपका ये जो डी है वो इसका पार्ट नहीं होगा, ओके। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मैंने बताया जैसे कॉन्फ्रेंस अटेंड करना, जो कि उसका हिस्सा नहीं होता है उस प्रोसेस का, ऑन द जॉब का, ओके। लेक्चर लेना, अटेंड करना, ट्रेनिंग जो कि अलग से ट्रेनिंग दी जाती है, वो आपका आएगा। सर बी नहीं होगा, बी होगा, अप्रेंटिस इसी का हिस्सा है, ओके। ओके, डिफरेंट नई स्किल्स प्रोवाइड कराना उसको बोलते हैं अप्रेंटिस। तो ये तीनों ऑफ द जॉब में, ऑफ द जॉब में मैंने बोला है ना, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई ट्रेनिंग, डिफरेंट ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, या बाहर उनको भेजा जाता है दूसरी जगह पर या दूसरे ऑफिस में लर्न कराने के लिए, ओके। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिफरेंट कॉन्फ्रेंस होती है अलग अलग सिटी में, शहरों में, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो आपको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कहलाती है, ओके। जैसे मान लीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, फिर नया कोई वर्क आता है, तो उसके लिए जो है एम्प्लॉय को भेजा जाता है दूसरी जगह पर ट्रेनिंग दिलाने के लिए उनको, तो आपका ऑफ द जॉब कहलाएगा। क्लियर है? इसमें किसी का आंसर क्या हुआ? आंसर आपका डी होगा ना, और आपको देखना है। तो और तो यही है ना जो कि इसका हिस्सा नहीं है ट्रेनिंग का, ओके। जॉब रोटेशन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का ये तीन हिस्सा है, ओके। ऑफ द जब में आपका कॉन्फ्रेंस हो जाएगा, जैसे कॉन्फ्रेंस अटेंड करना, ट्रेनिंग अटेंड करना, okay, वो आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड द ऑड टर्म इन द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी टर्म जो है अलग है? तीन जो है, तीन एक जैसी होंगी, मतलब एक जैसा उनका करेक्टरिस्टिक्स होगी, चौथा अलग है। डी भी ऑफ द जॉब में है? नहीं नहीं, वो अलग चीज है, वो स्पेसिफिकेशन, जॉब स्पेसिफिकेशन अलग चीज, स्पेसिफिकेशन अलग चीज हो जाती है, ओके। वो इसका हिस्सा नहीं, ट्रेनिंग की हम बात कर रहे हैं ना। टर्म तो कई हो सकती हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं ट्रेनिंग की। 34 का फाइंड आउट द ऑड टर्म,
स्ट्राइक, लॉकआउट, पिकेटिंग एंड घेराव। 34 का आंसर बताइए। स्ट्राइक का मतलब आपको पता ही होगा, हम लोग सुनते रहते हैं न्यूज में। लॉकआउट का मतलब लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। ओके, एंड पिकेटिंग, घेराव। बताइए। बी सी। 34 का बी। ओके, और एनीबडी? सी। लॉकआउट का मतलब क्या होता है बताइए। एनीबडी? लॉकआउट मीन्स, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे ना कि जो मैनेजमेंट के द्वारा जब लोगों को जॉब से निकाला जाता है या टेम्परेरी बेसिस पे, परमानेंट बेसिस पे, तो 2-3 टर्म हम लोग वहां पर समझे थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉकआउट? स्ट्राइक, पिकेटिंग, गिराव सब एम्प्लॉय के द्वारा होता है। हाँ बिल्कुल, ये आंसर करेक्ट है। जय श्री नाग। पिकेटिंग मीन्स, देखिए पिकेटिंग और स्ट्राइक में थोड़ा अंतर समझ लीजिए। दोनों एक ही जैसी टर्म है। ओके, स्ट्राइक पे जब एम्प्लॉय जाते हैं तो वो काम नहीं करते हैं, वो जॉब पर नहीं जाएंगे, वर्क प्लेस पे नहीं जाएंगे। ओके, हो सकता है कि कंपनी के बाहर खड़े रहें या फिर जॉब पर ही ना जाए, कुछ भी हो सकता है। पिकेटिंग का मतलब होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल 100 लोग काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो काम पे जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है हम तो जाएंगे काम पर। तो इन लोगों के लिए जैसे कि कंपनी के अंदर ही जहाँ पर वर्क प्लेस होता है, जो वर्क प्लेस होता है, लोग वहाँ पर जाएंगे और किसी को काम नहीं करने देंगे। ओके, दैट इज कॉल्ड एज पिकेटिंग। ओके, वर्क प्लेस के बाहर खड़े रहेंगे, उस लोकेशन पे बाहर खड़े रहेंगे, लोगों को उस लोकेशन पे जाने से रोकेंगे, काम करने से रोकेंगे, उसको हम बोलते हैं पिकेटिंग करना। ओके, दैट काइंड ऑफ असेंबली ऑफ पीपल। ओके, वो फोकस करते हैं कि कैसे लोग वहां पर ना जा पाए, प्रिवेंट करते हैं लोगों को वर्क प्लेस पर ना जाने के लिए, उसको बोलते हैं हम पिकेटिंग। टेम्पररी रिजेक्शन ऑफ फ्रॉम द जॉब, हाँ लॉकआउट उसको बोलते हैं। तो ये आपका जो है लॉकआउट किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा, कंपनी के द्वारा। और स्ट्राइक की जाती है वर्कर के द्वारा, पिकेटिंग की जाती है वर्कर के द्वारा, घेराव किया जाता है वर्कर के द्वारा। ओके, तो ये आपका तीन जो है, 1 सेकंड, ये तीनों जो हैं जुड़े हुए हैं वर्कर के द्वारा, ये वर्कर का एक्ट है, एंड लॉकआउट ये आपका मैनेजमेंट का एक्ट है। तो ये तीनों एक जैसे हैं, और ये आपका लॉकआउट अलग हो जाएगा। ओके, तो पिकेटिंग और स्ट्राइक में डिफरेंस समझ में आ गया। ओके, ओके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िए, आंसर दीजिए। 35 का डी। बी, सी। बी। ओके, बी। और एनीबडी? विच इज द लेटेस्ट राउंड ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड? एनएफएस 2019-20। दैट इज द लास्ट वन, 5। ओके, एनएफएचएस 5, 19 से 20। ओके, वो बेसिकली एक्सटेंड हो गई, 19 से 21 है। ओके, बिकॉज ऑफ कोविड वोविड शायद। तो ये आपका जो डेटा मिलेगा 2019 से लेकर 21 तक, लेकिन एग्जाम में दिया हुआ था, तो ये करेक्ट है आपका। जो NFSS 5 है वो 19 से 20 के बीच में रहेगा। हाँ बिल्कुल, 19 से 21 इज गोइंग ऑन। राइट। ओके, तो आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 20-21 नहीं है, 5 ही है। ओके, तो लेटेस्ट जो राउंड ऑफ द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर, ये आपका NFHS 5 है। ये आपको ये याद रखना है, 5।
अब इसको याद कर लेना, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36, एन अप्रोच दैट इन्वॉल्व meticulous study, analysis, diagnosis, planning for the intervention to be undertaken by the social workers working with the family is called as। क्योंकि जब सोशल वर्कर फैमिली के साथ वर्क करते हैं, काम करते हैं, उनकी समस्याओं की, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है उसको डील करते हैं, तो जो अप्रोच है उसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें लगातार उनकी प्रॉब्लम की स्टडी करना, एनालिसिस करना, डायग्नोसिस करना, उसके रिगार्डिंग प्लानिंग तैयार करना, कैसे इंटरवीन करना है, उसको लेकर के। 36 का कौन सा आंसर होगा? 36 का कुछ फैमिली इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी है जो कि यहाँ पर दी गई है। ओके, इंटेंसिव फैमिली प्रिजर्वेशन अप्रोच, स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन, इमोशनल फोकस इंटरवेंशन, साइको थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन, दीज आर द फैमिली इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी। सो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा रिगार्डिंग दिस स्टेटमेंट? ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन। इसका मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है जो हम यूज करते हैं। ओके, जो फैमिली की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को समझना, उसके नेचर को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, उनकी क्या नीड्स है उसको समझना, उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन। ओके, तो बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, व्हेन डिड CSWB conceptualize the concept of family counseling center? कब इसको जो है कॉन्सेप्ट किया गया था? मॉर्निंग में कितने लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं? मैं सोच रहा था कि यूनिट 9 और यूनिट 10 जो थ्योरी बचा हुआ है उसको डिस्कस कर लें मॉर्निंग टाइम में। ओके, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, राइट? तो वैसे भी कल क्लास नहीं हो पाया, और अभी कोशिश करेंगे संडे सैटरडे को भी क्लास होगी, और एक्स्ट्रा टाइम अगर आप लोग देख पाएँ तो जल्दी से जल्दी हम लोग जो है ये क्वेश्चन PY को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, और जो लोग जॉब करते हैं वो लोग कुछ दिन की छुट्टी ले ही सकते हैं ना, 2 4 5 दिन की। तो एक्स्ट्रा अगर क्लास रहेगी तो मैं भी थोड़ा ज़्यादा टाइम दे पाऊंगा और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, क्योंकि डेली 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आई थिंक हम लोग का एग्जाम आ जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे सभी। राइट, थ्योरी भी डिस्कस करना है, तो थोड़ा सा समय ज़्यादा देना पड़ेगा आप लोगों को और मुझे भी। सुबह सर हो जाएगा। टाइमिंग मॉर्निंग तो आई थिंक 6 to 7 कर सकते हैं। 6 to 7 टाइम ठीक रहेगा, या 7 to 8? सुबह। सुबह मॉर्निंग में हम लोग थ्योरी डिस्कस कर लेंगे, जैसे मान लो सब लोग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं ना, तो इवनिंग टाइम में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और PYQ, और मॉर्निंग टाइम पे थ्योरी डिस्कस कर लेंगे। 7 to 8, कुछ लोग 6 to 7 बोल रहे हैं। 7 to 8। थोड़ा 6 to, हाँ 7 to 8 ठीक है। अगर 6 to 7 अगर कर पाए तो और अच्छा है, मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। राइट, 7 to 8 भी आपको जागना ही तो है, जाग के बैठना है, बस पढ़ना है। तो 6 to 7 भी क्लास क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद टाइम रहेगा आपके पास, 7 बजे के बाद आप फ्री हैं, जो भी करना चाहें कर सकते हैं। ओके, मैं एक पोल क्रिएट कर दूंगा। खाना बनाना है, इतने सुबह खाना बनाना है 6 बजे? हाँ, हो सकता है बनाना पड़ता हो, बट ठीक है, मैं इसके रिगार्डिंग पोल क्रिएट कर दूंगा ग्रुप में, तो आप लोग टाइमिंग अपना चूज कर सकते हैं, है ना? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मैंने देख ही नहीं पाया, क्या आप लोगों ने लिखा था? 1 मिनट। 36 का बी, 37 का आंसर पूछे थे।
डी सी, कौन सा आंसर करेक्ट है? सी होगा। 37 का सी होगा कि डी होगा? सी एस डब्ल्यू बी के द्वारा इसको कब जो है कॉन्सेप्टलाइज किया गया या इसको इंट्रोड्यूस किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? डी आंसर विल बी राइट आंसर, 1983। 1 सेकेंड। ओके, 1983 राइट आंसर होगा। 6 to 7 कितने लोग ज्वाइन कर पाएंगे? रेज योर हैंड। क्वेश्चन को पढ़िए, जब तक आंसर दीजिए। और जो है 6 to 7, ओके, 2 लोग हो गए हैं और 2 ही। आप जो है हैंड रेज कर दीजिए, उससे आइडिया लग जाएगा हमको कितने लोग हो रहे हैं। हाँ, लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। और क्वेश्चन को पढ़ते भी जाना है, इसका आंसर भी देना है। जिन लोगों ने जो है लिख दिया है मी, वो लोग आंसर दे सकते हैं क्वेश्चन का। 3 4 5, 5 लोग हैं। और संख्या बढ़ाइए। हिमांशी मिश्रा, ईसा आईफोन, कृतिका पांडे, आप लोग ज्वाइन कर पाएंगे मॉर्निंग में? मोनालिसा, सुमित कराना। ओके, सुमित कराना, आपने बोला था ना खाना बनाना है सुबह 6 बजे। आई कैन लीव नाउ बिकॉज लाइट नहीं है मॉर्निंग में, तो फोन चार्ज नहीं है, जस्ट 5। ओके, आप रिकॉर्ड वीडियो देख लेना, है ना? हाँ, तो ये 6 to 7। ओके, सुमित कराना, यस। ओके ओके, ठीक है। 6 to 7 क्लास कर लेते हैं। ओके, आई थिंक ये टाइम ठीक है। किसी को अगर प्रॉब्लम है इस टाइम को लेकर के तो प्लीज़ लिख लीजिए, मैसेज कर दीजिएगा। हाँ, मैसेज कर देंगे, मॉर्निंग में क्लास होगा। मॉर्निंग में क्लास होगा ही होगा। ओके, अगर नहीं होगा तो मैं मैसेज कर दूंगा। जनरली क्लास होगा अगर सब ठीक रहा तो। 7 to 8, फातिमा जी, 7 to 8। ओके ओके, टाइमिंग का मैं एक पोल क्रिएट कर दूंगा, उस पर प्लीज़ आप लोग वोट कर दीजिएगा। टुमारो विल देयर विल बी क्लास इन मॉर्निंग। हाँ, मॉर्निंग में क्लास होगा, बट टाइमिंग का इशू है, देन आई विल क्रिएट वन पोल। आप उस पर जो है जस्ट अपना वोट कर दीजिए। ओके, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा ग्रुप में किस किस टाइम पर क्लास होगी। इसका आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 38। आइडेंटिफाई एंड यूटिलाइजिंग सोशल क्यूए टू मेक जजमेंट्स अबाउट सोशल, मतलब सोशल रोल, सोशल रिलेशनशिप, कॉन्टेक्स्ट, करेक्टरिस्टिक्स, इन सब के बारे में जो है किसके माध्यम से जो है हम जजमेंट करते हैं या उसको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, इन्फ्लुएंस निकालते हैं। दैट इज कॉल्ड एज पीपल ऑब्जर्वेशन, सोशल परसेप्शन, पर्सन इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लोरेशन। वी आर टॉकिंग अबाउट द सोसाइटी, सोशल रोल, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिलेशनशिप, सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो हम लोग सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो उसको हम बोलेंगे सोसाइटी के बारे में जजमेंट, इन्फ्लुएंस देना, क्यों निकालना, वो कैसे होगा? सोशल परसेप्शन से होगा ना। तो बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। सोशल परसेप्शन विल बी राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 39। द फर्स्ट स्कूल ऑफ सोशल वर्क वाज एस्टैब्लिश इन 1936, जिसको हमको पता है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। बट द नीड ऑफ ट्रेनिंग सोशल वर्कर्स इन इंडिया वाज रिकॉग्नाइज्ड अर्लियर इन 1923 बाई, किसके द्वारा, किस सोसाइटी के द्वारा ये जो नीड थी सोशल वर्क की, उसको स्टार्ट करने की, ट्रेनिंग देने की, कब स्टार्ट हुई थी? इसकी जो है शुरुआत कब हुई? अब देखो, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमा के दे दिया है। हम लोग यूनिट 1 में डिस्कस किए थे, बहुत सारे इस प्रकार की संस्थाएं जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर थे उनके द्वारा बनाई गई थी, और जिनका फोकस था सोशल वर्क करना। ओके, या समाज की जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनको खत्म करना। तो इस उसी उसी टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर उन्होंने थोड़ा घुमा के दे दिया है। ओके,
क्वेश्चन 39 का बी, 39 का ए, दोनों आंसर होंगे क्या? 39 का बी। तो बताइए फिर सोशल सर्विस लीग क्या है, किसके द्वारा बनाई गई थी, कब बनाई गई? सोशल सर्विस लीग ये तो आपका 1965 66 के आसपास बनाया गया। ओके। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये आपका 1905 में बनाई गई। इसके द्वारा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। हरिजन सेवक संघ, इसको बनाया गया था किसके द्वारा? यानी बड़ी बहुत सिंपल है, बताइए हरिजन सेवक संघ किसके द्वारा? हाँ जी, महात्मा गांधी के द्वारा, एम के गांधी के द्वारा इसको बनाया गया था। इसका फोकस क्या था कि समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, स्पेशली अनटचेबिलिटी को लेकर के, अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए, उसको एरेडिकेट करने के लिए 1932 में इसको बनाया गया था। ये आपका 1932 के आसपास है। ओके, ये आपका 1905 के आसपास, ये आपका 1966 है। और सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, हाँ, ये किसके द्वारा, मतलब ये तो अभी बना होगा, तो ये 1955 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि सोसाइटी के अंदर जो है, जो गरीब लोग हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा सके। ओके, टेक्निकल सपोर्ट दिया जा सके। स्पेशली जो वेलफेयर एजेंसी होती है ना, उनको मदद करना, हेल्प करना, ताकि समाज के अंदर वेलफेयर हो पाए, फैमिली में, महिलाओं, पुरुषों में, जो भी वनरेबल सेक्शन है। 1953 होगा। ओके। तो सबसे क्लोज कौन सा है 1923 के आसपास जो क्लोज है? यहाँ लिखा है ना अर्ली एज ए 1923, तो आपका जो क्लोज होगा 1905, 1932 हरिजन सेवक संघ होगा। ओके। जो ऑफिशियल आंसर की उसमें क्या लिखा है मुझे पता नहीं है, मेरे पास नहीं, बट सबसे क्लोज जो आंसर हो रहा है, जो ईयर है, वो आपका यही है। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वेरी क्लोज टू दिस ईयर 1923, तो उसको आप मार्क कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जो संस्थाएं हैं, जो इस एसोसिएशन है, ये तो डिफरेंट टाइम पर बनी हुई है। ओके, सो सी विल बी राइट आंसर। और मैंने बोला था किसी को कि अगर किसी के पास फाइनल आंसर की है, वो मुझे भेज देना। ओके, उससे थोड़ा सा एक बार काउंटर चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ इसमें किसी को डाउट है कोई? ओके, क्वेश्चन नंबर 40, मोफला रेबेलियन मूवमेंट डिड हैपन इन, कहाँ पर ये जो है मूवमेंट चलाया गया था, स्टार्ट हुआ था, इसके बारे में बताइए। मोफला रेबेलियन मूवमेंट, ये काइंड ऑफ आर्म रिवोल्ट था, ये कहाँ पर हुआ था? हाँ बिल्कुल, मोफला रिवॉल्ट्स के बारे में आपने सुना होगा, 1921 के आसपास शुरू हुआ था। ओके, 1921, बिहार में नहीं हुआ था, ये आपका केरला में हुआ था। ओके, नॉर्दर्न केरला। सी विल बी राइट आंसर। ओके, हाँ, केरला के अंदर हुआ था। सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, अर्नेस्ट ग्रीनवुड हैज एडवोकेटेड एट्रीब्यूट्स ऑफ सोशल प्रोफेशन। देखो, हम लोग यूनिट सेकंड में, यूनिट वन में डिस्कस किए थे इसके बारे में। ओके, फ्लेक्सनर के द्वारा बताया गया था कि सोशल वर्क प्रोफेशन नहीं है, उसको लेकर के उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल स्पीच दी थी। और वहीं पर अर्नेस्ट ग्रीनवुड के द्वारा बताया गया कि किस प्रकार से सोशल वर्क प्रॉपर प्रोफेशन है, और उसके कुछ उन्होंने एट्रीब्यूट्स बताए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, जिसको हम लोग डिस्कस किए भी थे। तो इनमें से कुछ यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई है, इनको आपको बताना है कौन कौन सी है। 40 का सी होगा ना, एक बार देख लीजिए 40 में, और एक बार, केरला, केरला इज राइट आंसर। मोनालिसा, सर 40, और एक बार देख लीजिए, है ना, सी विल बी राइट आंसर। ये नॉर्दर्न केरला में इसको स्टार्ट किया गया था। ये कोई हाजी थे, इनका नाम क्या है, उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था।
ओके, बी के हाजी, इसको भी याद कर लेना, 1921 के आसपास ये डेट दी गई है यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, इसका आंसर दीजिए। यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स लिखे हैं सोशल वर्क प्रोफेशन के, जो कि ग्रीन बोर्ड के द्वारा दिए गए थे, जैसे सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एक एक प्रॉपर तरीके से हम उसको पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। प्रोफेशनल अथॉरिटी है, और सोशल और कम्युनिटी सैंक्शन एंड रेगुलेटरी कोड ऑफ एथिक्स भी है। ओके, तो इनके द्वारा कुछ चार पांच इसके करेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट्स बताए गए थे, जैसे कि बॉडी ऑफ नॉलेज है, ओके, प्रोफेशनल अथॉरिटी होती है, कम्युनिटी सैंक्शन, कोड ऑफ एथिक्स, ओके, प्रोफेशनल कल्चर है, कल्चर के बारे में उसमें नहीं दिया गया, एक ऑप्शन और हो सकता था, प्रोफेशनल कल्चर, दैट इज आल्सो वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल वर्क प्रोफेशन विच इज गिवन बाय द अर्नेस्ट ग्रीनवुड। तो ये सभी के सभी हैं, इसमें कोई ऐसा गलत नहीं है, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच। अब ये क्वेश्चन आपका आ गया है एक्ट से, ओके, जो हम लोग डिस्कस किए थे। बताइए कौन सा एक्ट है। एक्ट का नाम बताइए, किस एक्ट में इसको जो है स्टार्ट किया गया था, कि किस प्रकार से जो पुअर है उनको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करना और उसके अकॉर्डिंग उनकी हेल्प करना, मदद करना। बताइए कौन सा एक्ट था। हाँ, एलिजाबेथन पुअर लॉ, बिल्कुल करेक्ट है, 1601। हाँ, सही है, सही है। ओके, इसमें इन्होंने जो है डिवाइड किया था, कैटेगरी कैटेगराइज किया गया था पुअर को डिफरेंट कैटेगरी में, या लोगों को, ताकि अगर जिसको जितनी जरूरत है उसको उसी के अनुसार मदद दी जाएगी, और डिफरेंट तरीके से उनको जो है उसका जो पर्पस था वो पूरा हुआ। कौन सा आंसर करेक्ट होगा। देखिए, एबल्ड बॉडी पुअर का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा। एबल्ड बॉडी का मतलब होता है काइंड ऑफ ऐसे लोग जिनके पास काम नहीं है, ओके, या जैसे बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट उनके पास काम नहीं, स्किल्स नहीं है उनके पास, ओके, तो उनको काम प्रोवाइड करें, जिनकी बॉडी सही है लेकिन पुअर है। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। पुअर जैसे एबल्ड बॉडी का मतलब होता है काम कर सकते हैं वो लोग, या तो उनके पास स्किल्स नहीं, या उनके पास नॉलेज नहीं, या फिर बेरोजगार हैं, या पॉवर्टी किसी कई रीजन हो सकते हैं उसके, तो वो एबल्ड बॉडी पुअर कहलाते हैं, कि जो काम कर सकते हैं लेकिन काम नहीं है, या काम करना नहीं चाहते, तो काम नहीं करना चाहेंगे तो वो उनको जेल भेजा जाएगा, वो दे बैन टू जेल। अदरवाइज वो काम करना चाहते हैं, उनको काम दिया जाएगा, स्किल्स प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आपका एबल्ड बॉडी पुअर आपका जुड़ेगा जेल एंड वर्क से, तो ये करेक्ट है। दूसरा है इम्पोर्टेंट पुअर, इसका मतलब क्या होता है इम्पोर्टेंट पुअर का मतलब, कि जो अपना अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकते, ओके, काम पर नहीं जा सकते, जैसे बीमार लोग होते हैं, एल पर्सन है, ओके, बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, जो कि खुद की केयर नहीं कर सकते, अपनी की देखभाल खुद नहीं कर पाएंगे, तो उनको चाहिए कि उनका कोई लुक आफ्टर करे, देखे उनको, डिसेबल्ड पर्सन है, ओके, तो उनको वर्क हाउस में रखा जाएगा। वर्क हाउस का मतलब होता है कि काइंड ऑफ एक घर, जैसे कि बहुत सारे जो सीएस मूवमेंट चलाए गए थे, तो वहाँ पर इस प्रकार के घर बनाए जाते थे, कि ताकि जो गरीब लोग हैं उनको मदद दी जा सके, उनको वहाँ पर रखा जा सके। ओके, उनको रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए, रिलीफ देना किसी भी रूप में, वो आपके इम्पोर्टेंट पुअर में आ जाएंगे, गरीब लोग हैं, बच्चे हैं। और तीसरा है डिपेंडेंट चिल्ड्रन, यहाँ पर लिखा है अप्रेंटिसशिप, इसका मतलब क्या है, बच्चों को अप्रेंटिसशिप देना, मतलब उनको शिक्षा देना, स्किल प्रोवाइड कराना, उनको एजुकेट करना। ओके, तो तीनों करेक्ट है, इसमें थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया गया है, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ओके, तीनों को आप पढ़ेंगे, जो मैंने नोट्स दिया है ना उसको पढ़ लेंगे एक बार अच्छे से, तो समझ में आ जाएगा, तीनों सही है, गलत नहीं इसमें कोई भी। तो ए बी सी विल बी राइट आंसर, तीनों मतलब पेयर कर रहे हैं, सही पेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है कोई, अभी पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट पुअर में वही सब लोग आएंगे, इनको जिनकी कोई केयर करे, देखभाल करे, राइट।
तो उनको बगावत रखा जाएगा। सी सी थोड़ा फिर से, सी मतलब अच्छा ये डिपेंडेंट बच्चे, डिपेंडेंट बच्चे जैसे कि जिनके पेरेंट्स नहीं है, या ऐसे बच्चे जो कि थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, जैसे घरेलू काम है, थोड़े से बड़े हैं लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं है, राइट, या वो उनके पेरेंट्स नहीं है, या फिर वो स्ट्रीट पर रहते हैं, राइट, तो उनको अप्रेंटिस का मतलब होता है कि उनको हम स्किल देते हैं कि छोटा मोटा वो काम कर सकते हैं उस प्रकार का। ठीक है, न्यू जनरेशन स्किल्स जिसको हम बोल सकते हैं अप्रेंटिस में। ओके, उस डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे जो कि स्ट्रीट पर रहते हैं या भीख मांगते हैं, जो जो थोड़े से बड़े होते हैं, वो काम कर सकते हैं, छोटा मोटा काम कर सकते हैं इस प्रकार से, तो उनको कुछ स्किल देना, कुछ स्किल्स प्रोवाइड कराना ताकि वो काम कर पाए। क्वेश्चन नंबर, हाँ ट्रेनिंग टाइप का, क्वेश्चन नंबर 43। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फेमिनिस्ट theory play an important role in social work practice and who were described as man haters by the critics। मतलब किस थ्योरी के द्वारा, यहाँ पर चार थ्योरी दी गई है, फेमिनिस्ट थ्योरी, लिबरल फेमिनिस्ट, रेडिकल फेमिनिस्ट, सोशलिस्ट फेमिनिस्ट, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट, तो किस थ्योरी में ये थोड़ा सा फोकस किया गया है। मैन हेटर्स, इसका मतलब क्या होता है मैन हेटर्स? दैट काइंड ऑफ पुरुषों के अगेंस्ट में काइंड ऑफ प्रेजुडिसेस, कि बिकॉज ऑफ मैन जो है, महिलाएं जो है पीछे है या सफर कर रही है सोसाइटी के अंदर, तो पुरुषों को ज्यादा टारगेट किया जाता है, काइंड ऑफ हेट्रेड, काइंड ऑफ कंटेम्प्ट और काइंड ऑफ जुडिशियस अगेंस्ट द मैन, उसको हम बोलते हैं मैन हेटर्स। कि तो किस थ्योरी के अंदर इस प्रकार की जो है उनको क्रिटिसाइज किया जाता है या लेबलिंग की जाती है पुरुषों के अगेंस्ट में, कि समाज के अंदर जो है पैट्रियार्की सोसाइटी, इस वजह से महिलाएं ओप्रेस्ड है। ऑफ कोर्स दैट इज द रीजन, बट बहुत सारे जो है इस प्रकार के लेवल दिए जाते हैं पुरुषों को खास करके, तो किस थ्योरी में ऐसा मेंशन किया गया है हेट में?